जब आप किसी इंसान को हर उस चीज से महरूम कर देते हैं जो उसे पहचान देती है, जब आप उससे उसका देश, उसकी इज्जत और उसका वजूद तक छीन लेते हैं, तो उसके पास दो ही रास्ते बचते हैं। या तो वो टूट कर बिखर जाए, या फिर वो अपने अंदर के उस जानवर को बाहर निकाल लाए जो मौत से भी नहीं डरता। 1940 के दशक का जापान एक ऐसा देश बन चुका था जो अपनी राख पर खड़ा होकर सिसक रहा था, और उसी सिसकते हुए शहर की सड़कों पर एक नौजवान घूम रहा था जिसके दिल में इतना गुस्सा और इतनी नफरत भरी थी कि अगर वो गुस्सा बाहर न निकलता तो शायद वो खुद को ही खत्म कर लेता। मसूतात्सु ओयामा एक ऐसा नाम जो आगे चलकर पूरी दुनिया के लिए एक खौफ और एक मिसाल बनने वाला था। उस वक्त सिर्फ अपने अंदर के खालीपन से लड़ रहा था। उसने देखा था कि कैसे एक हारा हुआ देश अपने आत्मसम्मान को भूलकर दूसरों के सामने घुटने टेक देता है, और यही बात उसके खून में आग की तरह दौड़ रही थी। उसे समझ आ गया था कि अगर इस दुनिया में अपनी वजूद को बचाना है, अगर इस समाज की नजरों में अपनी कीमत साबित करनी है, तो आपको इतना ताकतवर बनना पड़ेगा कि कोई आपको नजरअंदाज करने की जुर्रत भी न कर सके। लेकिन सवाल यह था कि ताकत हासिल कैसे होती है? क्या सिर्फ जिम में पसीना बहाने से या किताबों में लिखे उसूलों को रटने से कोई इंसान अपनी सीमाओं को तोड़ सकता है? ओयामा का जवाब था बिल्कुल नहीं। उसने एक ऐसा फैसला लिया जो किसी भी आम इंसान की सोच से परे था। वो सब कुछ छोड़कर पहाड़ों की गहराइयों में चला गया, एक ऐसी जगह जहां न कोई बात करने वाला था, न कोई आराम था, और न ही कोई ऐसी चीज जो उसे उसकी तकलीफ से भटका सके। महीने बीतते गए और ओयामा बर्फीली हवाओं के बीच बहते हुए झरनों के नीचे नंगे बदन खड़ा होकर अपने शरीर और अपने दिमाग को उस हद तक रगड़ता रहा जहां एक आम इंसान का दिमाग हार मान लेता है। वो पेड़ों के तनों पर तब तक अपने हाथों से वार करता रहता जब तक कि उसकी हड्डियों से खून न बहने लगे, और जब दर्द सहने की हद खत्म हो जाती तो वो उसी दर्द को अपनी ताकत बना लेता। यह सिर्फ एक शारीरिक ट्रेनिंग नहीं थी, यह एक इंसान का अपने ही दिमाग पर कब्जा करने का वो खौफनाक दौर था जहां डर का वजूद हमेशा के लिए मिटा दिया जाता है। जब आप महीनों तक सिर्फ सन्नाटे, ठंड और दर्द के बीच रहते हैं तो आपके अंदर से इंसानियत का वो हिस्सा गायब होने लगता है जो आपको कमजोर बनाता है, और उसकी जगह ले लेता है एक ऐसा अटूट इरादा जिसे इस दुनिया की कोई भी ताकत झुका नहीं सकती। पहाड़ों से वापस लौटने के बाद ओयामा वो इंसान नहीं रहा था जो वहां गया था। उसकी आंखों में एक अजीब सा सन्नाटा था और उसके हाथों में पत्थरों को तोड़ देने जैसी सख्ती आ चुकी थी। लेकिन समाज की नजर में मार्शल आर्ट्स सिर्फ एक खेल बनकर रह गया था। लोग नियमों और कायदों के दायरे में रहकर लड़ने का नाटक करते थे, और यही बात ओयामा के अंदर के उस गुस्से को दोबारा भड़का देती थी। वो दुनिया को यह दिखाना चाहता था कि असली ताकत किसी नियम या किसी दांव पेच की मोहताज नहीं होती। असली ताकत वो होती है जो मौत के सामने खड़ी होकर भी उसकी आंखों में आंखें डाल सके, और अपने इस पागलपन को साबित करने के लिए उसने एक ऐसा रास्ता चुना जिसके बारे में सोचकर ही किसी भी इंसान की रूह कांप जाए। उसने फैसला किया कि वो किसी इंसान से नहीं बल्कि प्रकृति के सबसे खूंखार और बेकाबू जानवर यानी एक सांड से नंगे हाथों से लड़ेगा। एक ऐसा जानवर जिसका वजन सैकड़ों किलो होता है, जिसके सींग किसी भी इंसान के सीने को एक पल में चीर सकते हैं, और जिसका गुस्सा किसी भी चलती हुई गाड़ी को रोक देने की ताकत रखता है। लोग उसे पागल कहने लगे। उन्हें लगा कि पहाड़ों की तन्हाई ने इस इंसान का दिमाग खराब कर दिया है और वो अपनी जान गंवाने जा रहा है। लेकिन ओयामा के लिए यह सिर्फ एक फाइट नहीं थी, यह उसकी आत्मा का वो इम्तिहान था जिसमें जीत के अलावा कोई दूसरा विकल्प था ही नहीं। जब वो पहली बार उस अखाड़े में उतरा जहां सामने एक विशालकाय खूंखार सांड खड़ा था, तो हवा में सिर्फ खौफ की गूंज थी। सांड की आंखों में अपने सामने खड़े उस छोटे से इंसान के लिए कोई दया नहीं थी। उसने अपने खुरों से जमीन को खुरचा और पूरी ताकत से ओयामा की तरफ लपका। उस एक सेकंड के 1000वें हिस्से में जब वो 200 किलो का जानवर ओयामा की तरफ बढ़ रहा था, तो वहां मौजूद हर इंसान की सांसें थम चुकी थीं, लेकिन ओयामा की आंखों में डर का एक कतरा भी नहीं था। उसने अपनी पूरी जिंदगी की नफरत, अपना सारा दर्द और पहाड़ों में बिताई गई हर एक रात की तपस्या को अपने एक घूंसे में समेटा, और जैसे ही वो सांड उसके करीब आया, ओयामा ने बिना एक कदम पीछे हटे उसके माथे के ठीक बीच में अपनी पूरी ताकत से वार कर दिया।
वो वार सिर्फ हड्डियों का मांस से टकराना नहीं था, वो एक इंसान के अटूट इरादे का प्रकृति के सबसे बेकाबू गुस्से से टकराना था। एक जोरदार धमाके की आवाज आई और अगले ही पल वो विशालकाय सांड, जो कुछ सेकंड पहले किसी की भी जान ले सकता था, जमीन पर बेजान होकर गिर पड़ा। ओयामा ने उस दिन सिर्फ एक जानवर को नहीं मारा था, उसने इंसान की सोच की उन तमाम सीमाओं को तोड़कर रख दिया था जो हमें यह मान लेने पर मजबूर करती हैं कि हम क्या कर सकते हैं और क्या नहीं। लेकिन ओयामा यहां रुकने वाला नहीं था। उसने एक के बाद एक 52 सांडों का सामना किया। उसने अपनी उंगलियों की ताकत से उनके मजबूत सींगों को उखाड़ फेंका और यह साबित कर दिया कि जब एक इंसान अपने दिमाग को पूरी तरह से काबू कर लेता है, जब वो अपने अंदर के डर को पूरी तरह मार देता है, तो उसके लिए इस दुनिया में कुछ भी नामुमकिन नहीं रह जाता। यह कहानी सिर्फ एक फाइटर के बारे में नहीं है जो सांडों से लड़ता था। यह उस मानसिक स्थिति का एनालिसिस है जिसे आज की दुनिया पूरी तरह भूल चुकी है। हम अपनी छोटी छोटी मुश्किलों से डर कर पीछे हट जाते हैं, हम थोड़े से दर्द में टूट जाते हैं और अपनी नाकामयाबियों का इल्जाम अपनी परिस्थितियों पर डाल देते हैं। लेकिन ओयामा का जीवन हमें यह सिखाता है कि परिस्थितियां कभी आपको नहीं बनाती, बल्कि आप खुद यह तय करते हैं कि उन परिस्थितियों के दबाव में आप बिखरेंगे या फिर तपकर लोहा बनेंगे। जब आप अपने कंफर्ट जोन की बाउंड्री से बाहर निकलते हैं, जब आप उस दर्द को गले लगाते हैं जिससे बाकी दुनिया भागती है, तब आपके अंदर एक ऐसी साइकोलॉजिकल डोमिनेंस पैदा होती है जो आपके आसपास के पूरे माहौल को आपके सामने झुकने पर मजबूर कर देती है। ओयामा ने कभी यह नहीं सोचा कि अगर वो हार गया तो क्या होगा। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात थी कि जीत के अलावा कोई दूसरा रास्ता मौजूद ही नहीं है। और यही वो माइंडसेट है जो एक आम इंसान को एक लीजेंड में बदल देता है। जब हम ओयामा की इस हैरतंगेज ताकत को देखते हैं तो दिल में पहला सवाल यही उठता है कि क्या कोई इंसान सच में सिर्फ अपनी शारीरिक ट्रेनिंग के दम पर इतना बेखौफ बन सकता है, या फिर इसके पीछे दिमाग का कोई ऐसा गहरा खेल है जिसे हम आज तक समझ ही नहीं पाए। सच्चाई यह है कि ओयामा ने जो किया वो सिर्फ उनकी मांसपेशियों की ताकत नहीं थी, वो उनके दिमाग की उस भयानक हद का नतीजा था जिसे साइकोलॉजी में एब्सोल्यूट फोकस कहा जाता है। एक आम इंसान जब किसी बड़ी मुसीबत या अपने सामने खड़े किसी बड़े खतरे को देखता है तो उसका दिमाग तुरंत सिग्नल भेजता है, भागो या छुप जाओ, जिसे हम फाइट या फ्लाइट रिस्पॉन्स कहते हैं। हमारा दिमाग हमेशा हमें दर्द से बचाने और सुरक्षित रखने की कोशिश करता है, और यही वजह है कि हम में से ज्यादातर लोग अपनी असली क्षमता के 10% तक भी कभी नहीं पहुंच पाते। लेकिन ओयामा ने पहाड़ों की उस खौफनाक तन्हाई में अपने दिमाग के इस खुदगर्ज हिस्से को मारकर खत्म कर दिया था। उन्होंने अपने माइंड को इस तरह रिवायर कर लिया था कि खतरे को देखकर उनका दिमाग पीछे हटने की बजाय और ज्यादा आक्रामक हो जाता था। सोचिए उस पल के बारे में जब वो खूंखार सांड अपनी पूरी ताकत से उनकी तरफ दौड़ रहा था। अगर ओयामा के दिमाग में 1 सेकंड के 1000वें हिस्से के लिए भी यह ख्याल आ जाता कि अगर मैं हार गया तो क्या होगा, या फिर अगर यह सींग मेरे सीने के पार हो गया तो क्या होगा, तो वो उसी पल खत्म हो जाते। लेकिन उस एक पल में ओयामा के दिमाग में कोई पास्ट नहीं था, कोई फ्यूचर नहीं था, कोई डर नहीं था, और न ही अपनी जान बचाने की कोई तड़प थी। वहां सिर्फ एक चीज मौजूद थी, वो लक्ष्य जो उनके सामने खड़ा था। इसी को कहते हैं साइकोलॉजिकल डोमिनेंस, जहां आप अपने डर को अपने ऊपर हावी नहीं होने देते, बल्कि अपने डर को पकड़कर उसे अपनी ताकत में बदल देते हैं। आज की दुनिया में हम सब अपनी अपनी जंग लड़ रहे हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि हमारे सामने कोई सांड नहीं खड़ा है, लेकिन हमारे सामने हमारी नाकामयाबियां, हमारी जिम्मेदारियां, हमारा डिप्रेशन और हमारी अपनी कमियां खड़ी हैं। और हम में से ज्यादातर लोग हर दिन इन मुश्किलों के सामने घुटने टेक रहे हैं, क्योंकि हमने अपने दिमाग को हमेशा आसान रास्ता चुनने की आदत डाल दी है। जब भी जिंदगी में थोड़ा सा दर्द आता है, जब भी कोई मेहनत वाला काम सामने आता है, हमारा दिमाग तुरंत कोई ना कोई बहाना बना लेता है और हम पीछे हट जाते हैं। हम सोचने लगते हैं कि शायद हमारी किस्मत खराब है, शायद हमारे पास उतने मौके नहीं हैं, या शायद हम उतने काबिल ही नहीं हैं। लेकिन ओयामा का यह पागलपन हमें चीख चीख कर एक बात सिखाता है कि औकात और काबिलियत बनाई जाती है, यह किसी को जन्म से मुफ्त में नहीं मिलती। ओयामा कोई सुपर ह्यूमन बनकर पैदा नहीं हुए थे,
वो भी एक आम इंसान थे जो रोते थे, जो टूटते थे और जिन्हें हारने का खौफ होता था। लेकिन उन्होंने अपने दर्द को अपनी ढाल बना लिया। उन्होंने उस नफरत और उस खालीपन को एक ऐसी भट्टी में झोंक दिया जहां से सिर्फ लोहा बनकर निकला जाता है। जब आप अपनी जिंदगी में यह तय कर लेते हैं कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे पीछे नहीं हटना है, तो आपके अंदर का वो डर अपने आप मरना शुरू हो जाता है जो आपको रोक रहा था। लेकिन यह डोमिनेंस हासिल कैसे होती है? इसका पहला कदम है अपने कंफर्ट जोन पर लात मारना। ओयामा अगर चाहते तो शहरों की सहूलियतों में रहकर लोगों को कराटे सिखाकर एक आरामदायक जिंदगी जी सकते थे, लेकिन उन्होंने उस आराम को लात मारी और पहाड़ों के सन्नाटे को चुना, क्योंकि वो जानते थे कि जब तक इंसान सहूलियतों के बीच रहता है वो कभी अपने अंदर के असली रूप से नहीं मिल सकता। आज हम जिस दौर में जी रहे हैं वहां हमें हर चीज तुरंत चाहिए। हमें बिना मेहनत के कामयाबी चाहिए, बिना दर्द सहे सुकून चाहिए और बिना लड़े जीत चाहिए। यही वजह है कि आज का इंसान अंदर से इतना खोखला और कमजोर हो चुका है कि एक छोटा सा रिजेक्शन या एक छोटी सी नाकामी उसे डिप्रेशन में धकेल देती है। हम अपनी ही बनाई हुई झूठी दुनिया में जी रहे हैं जहां हम खुद को दिलासा देते रहते हैं कि सब ठीक हो जाएगा, लेकिन सच तो यह है कि जब तक आप खुद को उस आग में नहीं झोंकेंगे तब तक कुछ भी ठीक नहीं होने वाला। ओयामा ने जब उन 52 सांडों का सामना किया तो उन्होंने हर एक फाइट के साथ अपनी मानसिक सीमाओं को थोड़ा और आगे धकेला। जब उन्होंने पहले सांड को गिराया तो दुनिया हैरान थी, लेकिन जब उन्होंने 52वें सांड का सींग अपने हाथों से उखाड़ा तो दुनिया समझ चुकी थी कि यह इंसान अब किसी नियम या किसी इंसानी तराजू में नहीं नापा जा सकता। उन्होंने यह साबित कर दिया कि एक इंसान का दिमाग ही उसकी सबसे बड़ी ताकत है और वही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी भी है। अगर आप अपने दिमाग के गुलाम बन गए तो आप पूरी जिंदगी सिर्फ बहाने बनाते रह जाएंगे, लेकिन अगर आपने अपने दिमाग को अपना गुलाम बना लिया तो फिर आपके सामने कितनी भी बड़ी मुसीबत क्यों ना आ जाए, आप उसे एक झटके में उखाड़ फेंकेंगे। यह साइकोलॉजी सिर्फ मार्शल आर्ट्स तक सीमित नहीं है, यह जिंदगी के हर उस मोड़ पर लागू होती है जहां आपको लगता है कि अब आपके पास आगे बढ़ने का कोई रास्ता नहीं बचा है। जब आप अपनी जिंदगी के सबसे बुरे दौर से गुजर रहे होते हैं, जब आपको लगता है कि हर कोई आपके खिलाफ है और रास्ता पूरी तरह बंद हो चुका है, बस वही वो पल होता है जहां आपको ओयामा वाले माइंडसेट की जरूरत होती है। आपको उस वक्त यह नहीं सोचना है कि परिस्थितियां कितनी कठिन हैं, आपको सिर्फ यह देखना है कि आपके अंदर का इरादा कितना मजबूत है। क्या आप उस दर्द के सामने झुककर घुटने टेक देंगे या फिर आप अपने अंदर के उस जानवर को बाहर निकालेंगे जो अपनी किस्मत खुद लिखना जानता है? ओयामा ने जापान को सिर्फ अपनी ताकत से नहीं हिलाया था, उन्होंने जापान को एक नया विश्वास दिया था कि एक बिखरा हुआ इंसान भी अपनी राख से उठकर पूरी दुनिया पर राज कर सकता है। अगर आज आप अपनी जिंदगी के किसी ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहां आपको लगता है कि सब कुछ खत्म हो चुका है, जहां रास्ता धुंधला है और आपकी अपनी हिम्मत आपका साथ छोड़ रही है, तो ठहरिए और ओयामा की इस कहानी को अपने सीने में उतार लीजिए। दुनिया आपको यह सिखाएगी कि शांत रहो, जो मिला है उसमें खुश रहो और अपनी किस्मत से समझौता कर लो। लेकिन सच्चाई यह है कि समझौता करना हार मान लेने की सबसे पहली सीढ़ी है। ओयामा ने हमें सिखाया कि जब परिस्थितियां आपके खिलाफ हो जाएं, जब जमाना आपको कमजोर समझने की भूल करने लगे, तो उस वक्त रोना बंद करो और अपने अंदर के उस बेकाबू गुस्से को अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लो। आपकी असली लड़ाई किसी इंसान से नहीं है, आपकी असली लड़ाई उस डर से है जो आपके दिमाग में बैठा हुआ हर पल आपको यह बताता है कि आप यह काम नहीं कर सकते। जब आप उस डर की आंखों में आंखें डालकर यह कह देते हैं कि अब मुझे मौत का भी खौफ नहीं है, तो दुनिया की कोई भी रुकावट, कोई भी नाकामी और कोई भी मुसीबत आपको आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती। अपने दर्द को सहना सीखो, अपनी मुश्किलों को गले लगाओ और अपनी मेहनत के दम पर अपने अंदर एक ऐसा माइंडसेट तैयार करो कि मुसीबतें खुद आपके सामने घुटने टेकने पर मजबूर हो जाएं।